हेलो दोस्तों, मैं सर्वेश श्रीवास्तव स्टडी विद सर्वेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आधुनिक भारत की शुरुआत कर रहे हैं और आधुनिक भारत के अंतर्गत आज हम सबसे पहले भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का नामक चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर में हम यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन और उनकी कार्य पद्धतियों का उल्लेख करेंगे और इस क्रम में जो सबसे पहली कंपनी के बारे में हम बात करेंगे वो हमारी पुर्तगाली होगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारत आने वाली सबसे पहली जो यूरोपीय कंपनी थी वो कंपनी थी पुर्तगाली कंपनी। ठीक है ना। तो पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर इनका भारत आने का क्या कारण था या भारत ही क्यों, दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ इनके आगमन का क्या कारण था। तो उसके पीछे कुछ रीज़न है, उन रीज़नों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध बहुत पहले से थे। मध्यकाल में भी हमने देखा है कि भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध रहे हैं। व्यापार प्रायः मसालों का होता है, बहुमूल्य रत्नों का होता है जो भारत से यूरोप की तरफ जाते हैं और उसको जाने का जो रास्ता होता है वो फारस की खाड़ी होकर जाता है, फारस की खाड़ी होते हुए और उसके बाद फिर स्थल मार्गों से यूरोप के कई शहरों में जाता है या लाल सागर होते हुए मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में जाता है, फिर वहाँ से स्थल मार्ग होते हुए यूरोप के अन्य जगहों में जाता है। और उसकी मांग बहुत थी, मसालों की मांग बहुत थी। मसालों की मांग यूरोप में इसलिए थी क्योंकि यूरोप में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ते हैं और ठंड में जो मीट होता है उस मीट पर मसालों का लेप लगाकर हम उस मीट को कई दिनों तक संरक्षित रख सकते हैं। तो मसालों की डिमांड ज़्यादा थी यूरोप में भारत की तरफ से। दूसरा ये कारण था कि यूरोप उस समय अपनी जो पुरानी व्यवस्था है उस व्यवस्था को छोड़कर एक नवीन व्यवस्था की तरफ अग्रसित होता है। मतलब अर्थात कहने का मतलब है यूरोप जो है वो सामंतवाद के स्थान पर अब पूंजीवाद व्यवस्था की तरफ अग्रसित होता है और उस समय वहाँ पर जो पुनर्जागरण अपने चरम पे था और इस पुनर्जागरण के क्रम में व्यापारियों का, बैंकरों का और व्यवसायियों का एक नया वर्ग जन्म लेता है और ये नया वर्ग एक बाजार की निरंतरता खोजना चाहता है। बाजार की आवश्यकता, एक बड़े बाजार की उनको आवश्यकता होती है। बड़े बाजार के साथ साथ उनको कच्चे माल की आवश्यकता होती है ताकि उसकी सहायता से वो अपने चीज़ों का निर्माण कर सके और एक बड़े बाजार की, ताकि वहाँ पे जाके वो उसको बेच सके, ले सके। ठीक है। तो इन सब क्रमों को देखते हुए ये दक्षिण पूर्व एशिया और भारत की तरफ ये आते हैं। कुछ यात्रा वृत्तांत तो जैसे मार्को पोलो ने जब चीन की यात्रा की थी तो चीन यात्रा करते समय उसने काफ़ी, उसके जो वृत्तांत थे उस वृत्तांत को सुनकर यूरोपियों की जो लालसा थी वो इधर की तरफ काफ़ी बढ़ गई। ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आखिर यूरोपीय कंपनियों का भारत का आगमन का कारण क्या था। तो भारत आगमन का कारण तो सबसे पहले था कि सबसे पहले एक बाजार की आवश्यकता, एक बड़े बाजार की आवश्यकता, एक नवीन अभ्युदय वर्ग जिसमें बैंकर, व्यापारी, व्यवसायी थे जिनको का जन्म होना, जो यहाँ व्यापार करने के लिए उत्सुक थे और दक्षिण पूर्व एशिया की जो धन संपदा है उसका काफ़ी विवरण मिला जो यूरोपियों को आकर्षित करता था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो यूरोपीय कंपनी थी, इन यूरोपीय कंपनियों का भारत की तरफ आगमन शुरू हुआ और उस समय 15वीं और 16वीं शताब्दी में अगर हम देखें तो पुर्तगाल और स्पेन देश जो थे वो इसमें काफ़ी निपुण भी होने लगे थे। कई तरह की खोजें हुई, कई अच्छे तरह आधुनिक जहाज बनाने लगे, नक्शे मानचित्रण का काम भी काफ़ी अच्छे से होने लगा। तो स्पेन और पुर्तगाल जैसे देश, वहाँ के राजाओं ने इन अभियानों में स्वतः भाग लिया। वहाँ के नाविकों के लिए काफ़ी धन प्रोवाइड किया कि वो जाके इस खोज को आगे बढ़ा सकें। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए ये हम समझ सकते हैं कि यूरोपीय कंपनियां भारत की तरफ क्यों आई। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पुर्तगालियों की, क्योंकि भारत आने वाली जो सबसे पहली कंपनी थी वो पुर्तगाली ही कंपनी थी। ठीक है। हम जो ये पढ़ रहे हैं ये हमारे जितने भी एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो एसएससी के हो गए, चाहे किसी के भी पेपर के हो गए, इन सभी परीक्षाओं में ये बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है ना। तो इसलिए हम इन सब चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये पुर्तगाली भारत आने वाली पहली कंपनी थी पुर्तगाली, और ये किस तरीके से है तो उसको एक मैप के थ्रू थोड़ा समझते हैं। ठीक है ना। तो एक व्यक्ति थे, बार्थोलोमेव दियाज नाम था, बार्थोलोमेव दियाज। वो 1487 में पुर्तगाल से चलते हुए अफ्रीका के सबसे दक्षिणी बिंदु पर पहुंचते हैं, है ना। पुर्तगाल से चलते हुए अफ्रीका के सबसे दक्षिणी बिंदु पर पहुंचते हैं और इस दक्षिणी बिंदु का नाम उन्होंने केप ऑफ गुड होप रखा था। तो ये बार्थोलोमेव दियाज यहाँ तक पहुंचे थे।
इन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते हुए पुर्तगाल का एक नाविक जिसका नाम था वास्को डिगामा इसी रास्ते से होते हुए भारत के कालीकट तट पे पहुंचा, और जिसकी सहायता एक गुजराती अब्दुल मलिक नामक यात्री ने की थी, जो उसका पथ प्रदर्शक था, जो उसको ये भारत के कालीकट तट पर पहुंचाया। जब वास्को डिगामा भारत के कालीकट तट पर पहुंचता है तो उस समय वहां का शासक जमोरिन था। जमोरिन ने उसका स्वागत किया, उसको मसाले और जड़ी बूटियां भी दी। वास्को डिगामा ये सारी चीजें लेकर जब वापस पुर्तगाल जाता है तो पुर्तगाल जाने के बाद जब उनको बेचता है तो बेचने के बाद यात्रा व्यय निकालने वगैरह के बाद भी उसको लगभग 60 गुना लाभ प्राप्त होता है। तो इतना ज़्यादा लाभ प्राप्त होने पर जो भी लोग वहाँ थे वो बहुत अचंभित थे और व्यापार करने के लिए काफ़ी उत्सुक हुए कि हाँ, हमको वहाँ से व्यापार करना ही करना चाहिए। ठीक है ना। तो ये पहले वास्को डिगामा 17 मई 1498 को भारत के कालीकट तट पर पहुंचता है। 17 मई 1498 को भारत के कालीकट तट पर पहुंचता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो एक अभियान आया था वो आया था पेड्रा अल्ब्रेज के नेतृत्व में। एक दूसरा अभियान भी भारत में आया था पेड्रा अल्ब्रेज के नेतृत्व में 1500 में। 1502 में वापस वास्को डिगामा वापस भारत आता है और भारत आके फिर अपने व्यापारिक गतिविधियों को चालू करता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे पुर्तगाल का जो व्यापार करने का कार्य था, वो व्यापार करने का जो अधिकार था या व्यापार करने का कार्य था वो भारत की तरफ बढ़ता ही चला जाता है। उस समय जिस समय पुर्तगाली भारत पर व्यापार करने के लिए आ रहे थे उस समय भारत के जो हिंद महासागर है उस हिंद महासागरों पर अरबों का प्रभुत्व था। अरब ही सारे जो व्यापार होते थे उस व्यापार को काम करते थे। तो हिंद महासागर पर अरबों का प्रभुत्व ज्यादा था। तो पुर्तगालियों ने क्या किया, सबसे पहले उनका काम यह था कि किसी तरीके से वहां से हिंद महासागर से अरबों के प्रभुत्व को समाप्त किया जाए और अपना प्रभुत्व क्या किया जाए, स्थापित किया जाए। इस चीज के लिए, इस क्रम के लिए उन्होंने सबसे पहले कोचीन में सन 1503 में एक अपनी व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री का निर्माण किया। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ खोली तो कोचीन में सन 1503 में। फैक्ट्री खोलने का क्या कारण था, जैसे हम फैक्ट्री खोल लेंगे तो फैक्ट्री खोलने के बाद क्या होगा, हम अपने व्यापारिक गतिविधियों पर ध्यान दे सकेंगे, उसको दिशा निर्देशित कर सकेंगे। तो व्यापारिक फैक्ट्री इसीलिए खोली गई थी। तो 1503 में सबसे पहले पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में एक व्यापारिक फैक्ट्री खोली थी और दूसरी व्यापारिक फैक्ट्री कन्नूर में 1505 ईस्वी में खोला गया था। अब जब फैक्ट्री वगैरह खुल गई तो फैक्ट्री वगैरह को दिशा निर्देशित करने के लिए हमको एक अधिकारी नियुक्त करना था, और उस समय जो सबसे पहला अधिकारी नियुक्त किया गया वो था हमारा फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा 1505 से 1509 तक भारत में वायसराय के रूप में नियुक्त हुआ, जो उसके व्यापारिक गतिविधियों को ध्यान दे सके। ये पुर्तगाल सरकार द्वारा नामित था। तो भारत में सबसे पहले अगर कोई पूछा जाए कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था तो हम क्या बोलेंगे, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। पुर्तगाल सरकार द्वारा फ्रांसिस्को दी अल्मेडा को ये निर्देशित किया गया कि सबसे पहले कार्य ये होना चाहिए कि हम जो हिंद महासागर है उस हिंद महासागर पर अपना प्रभुत्व स्थापित करें। ठीक है। तो इसने क्या किया, अरबों के प्रभुत्व को समाप्त कर सबसे पहले हिंद महासागर को सुरक्षा के दृष्टिकोण से हिंद महासागर पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया, और उसकी यह नीति ब्लू वाटर पॉलिसी कहलाई जाती थी। इसकी यह नीति जो थी वो ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत नीले जल की नीति कहा जाता है। तो शांत नीले जल की नीति ये कहलाता है। इसका तात्पर्य यही है कि वो हिंद महासागर में अरबों का प्रभुत्व स्थापित हटाकर पुर्तगालियों का प्रभुत्व स्थापित करना था। साथ में इसने द्वीप पर अधिकार भी किया था। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के बाद जो दूसरा गवर्नर आया या वायसराय आया उस व्यक्ति का नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, है ना, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 1509 से 1515 तक ये भारत का वायसराय रहा पुर्तगालियों का। ठीक है। इसे अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। इसने सबसे बड़ा कार्य 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को छीनना, इसका सबसे प्रमुख कार्य ये था कि ये 1510 में बीजापुर से गोवा को छीन लिया। ठीक है ना। और गोवा उस समय सामरिक रूप से एक महत्वपूर्ण केंद्र था
और एक प्राकृतिक बंदरगाह था। गोवा को छीनने से हम क्या फायदा हुआ? गोवा के छीनने से ये फायदा हुआ कि गोवा से वो मालाबार तट पर निगरानी कर सकते थे। साथ में दक्षिण में जो राजाएं थे उनके जो नीति निर्धारण होते थे उन नीति निर्धारणों को भी वो देख सकते थे या उस पर नजर रख सकते थे। ठीक है ना। तो सामरिक रूप से गोवा पुर्तगालियों के लिए एक सामरिक केंद्र था, एक महत्वपूर्ण स्थल था। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है वो पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक भारत में माना जाता है। ठीक है ना। इसने ही पहली बार अपनी सेना में भारतीयों को भर्ती भी किया और साथ में सती प्रथा पर इसने रोक भी लगाई थी। ठीक है। तो दूसरा आपसे क्वेश्चन प्रायः पूछा जाता है कि भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क है। ठीक है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण वायसराय था वो नीनू डी कून्हा था। ये 1529 से 1538 ईस्वी में रहा। ठीक है ना। और इसने कोचीन व्यापारिक रूप से पुर्तगालियों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था, उसने क्या किया? कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाई। जैसा कि मैंने पहले बताया कि गोवा सामरिक रूप से एक महत्वपूर्ण स्थल था, एक एक प्राकृतिक बंदरगाह था और उस बंदरगाह की सहायता से हम पूरे मालाबार तट पर देखें, ये मालाबार तट, इधर कोंकण तट, तो कोंकण तट मालाबार तट पर पूरी तरीके से निगरानी हम कर सकते थे। ठीक है ना। और जो पुर्तगाली थे वो पुर्तगाली जो है वो कोंकण और मालाबार तट से सर्वाधिक मात्रा में काली मिर्च का क्या करते थे? निर्यात करते थे। कोंकण या मालाबार तट से सर्वाधिक जो है वो काली मिर्च का ही क्या करते थे? निर्यात करते थे। ठीक है ना। साथ में नीनू डी कून्हा ने कुछ पुर्तगाली बस्तियों का निर्माण किया और उसमें सेंथोमा एक पुर्तगाली बस्ती है जो मद्रास में थी। सेंथोमा पुर्तगाली बस्ती है जो मद्रास में थी। दूसरी जो है वो हुगली थी जो बंगाल में है। तीसरी जो है वो दीव थी जो काठियावाड़ में थी, जहां ये सब पुर्तगाली बस्तियों का इसने यहाँ पे निर्माण किया। ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं कि सबसे पहली जैसा कि मैंने पहले शुरू में बताया कि प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री जो है वो कोचीन में 1503 में बनी। दूसरी जो है वो कन्नूर में 1505 में बनी। ठीक है ना। भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग मतलब पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया, तो सबसे पहली शक्ति पुर्तगाली थी। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग किस समय और किसके समय या किसने बनाया? तो पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया। और किसके समय बनाया गया? अल्बुकर्क के द्वारा बनाया गया। कहाँ बनाया गया? कोचीन में बनाया गया। ठीक है ना। पुर्तगाली जो थे अपना पूर्वी जो व्यापार करते थे, तो पूर्वी व्यापार करने के लिए उनके लिए नागपट्टनम बंदरगाह द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो ये पुर्तगालियों को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो हमको समझने थे। इनमें से हमारे कुछ एक आध क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में आ जाते हैं। ठीक।